अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, हम उसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं, हमारे पास इसकी टाइप्स कौन सी हैं एंड देन हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज हम ये सब इस लेक्चर में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉलीमॉर्फिज्म। बेसिकली मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, तो उसके कुछ मेन पिलर्स हैं, उसी में से पॉलीमॉर्फिज्म है। तो वही इनमें से एक वन ऑफ द पिलर ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, सो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा। अब अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें, सो इट इज़ बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट ग्रीक वर्ड्स। पोली एंड पोली मीन्स मैनी एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म्स। लाइक बेसिकली इट हैज़ मैनी फॉर्म्स। अगर हम इसको कंबाइन करें, पॉलीमॉर्फिज्म की बात हो रही है। ठीक है, सो दस पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल एंटिटी टू एग्जिस्ट इन मल्टीपल फॉर्म्स। और इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ शो करवाऊंगा, सो वहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बट इन सिंपल वर्ड्स, इससे मुराद ये है कि हमारे पास जो एक सिंगल एंटिटी होती है, सो वो मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। सो अगर हम जावा की बात करें, सो इन जावा पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज अ सिंगल मेथड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क्स। ठीक है, ये हम पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू हम इसको अचीव करते हैं। सो अ सिंगल मेथड नेम बेसिकली टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। अभी मैं आपको ये प्रैक्टिकली और विद एग्जांपल शो भी करवाऊंगा। देन अ सिंगल रेफरेंस वेरिएबल टू रेफर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट टाइप्स। और जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सो वहाँ पर फिर मैं अगेन आपको ये वाला पॉइंट फिर से भी एक्सप्लेन कर दूंगा। बट इन सिंपल वर्ड्स अगर हम इसकी बात करें, सो अ सिंगल रेफरेंस वेरिएबल आपके पास जो भी होता है, सो इट बेसिकली रेफर्स टू द डिफरेंट ऑब्जेक्ट टाइप्स। अब अगर हम इसकी बात करें कि हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस की, सो पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बाय इन्हांसिंग द कोड रीयूजेबिलिटी। इसके थ्रू भी आप रियलाइज़ करेंगे कि हम इजीली अपना कोड रीयूज़ कर सकते हैं और हमारा कोड काफ़ी ज़्यादा स्केलेबल और फ्लेक्सिबल हो जाता है। देन इट आल्सो enables द डायनेमिक बिहेवियर इन लेट्स से द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। देन इट प्रोमोट्स द क्लीन एंड मेंटेनेबल कोड। जब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, आपको ये तमाम पॉइंट्स वहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर नज़र आएंगे। अब अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप्स की बात करें, सो वी आर बेसिकली हैविंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। नंबर वन है हमारे पास कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, while the second one is रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, सो द नेम्स आर यूज्ड इंटरचेंजबली। अब अगर हम बात करें कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की, सो अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म occurs when the method call is resolved during compilation। अब नाम से ही, इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें कि आपके पास जो भी लेट्स से प्रोसेस परफॉर्म होगा, सो वो कंपाइल टाइम के ऊपर परफॉर्म होगा। ठीक है, एंड इट इज़ बेसिकली अचीव्ड थ्रू मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग को हमने डिस्कस किया था और यहाँ पर भी हम इसको देखेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू ही हम इस कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करते हैं। अब अगर हम बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय मेथड ओवरलोडिंग, सो मेथड ओवरलोडिंग रेफर्स टू डिफाइन बेसिकली मल्टीपल मेथड्स इन द सेम क्लास विथ सेम नेम एंड बट एक्चुअली डिफरेंट पैरामीटर्स लिस्ट। तो जब भी हम एक क्लास के अंदर सेम नेम के साथ मल्टीपल मेथड्स डिफाइन करें, बट हम उनके नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट कर दें, ठीक है, सो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, और इसी को ही कहा जाता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो अगर हम इसकी बात करें कि हम ओवरलोडिंग को कैसे अचीव कर सकते हैं, सो बेसिकली अगर हम पैरामीटर्स को चेंज कर दें, अगर हम उनको डिफरेंट कर दें, इफ़ यू आर हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स किसी भी फंक्शन के जिसके नेम्स हमारे पास सेम हो, बट हम उनके पैरामीटर्स डिफरेंट कर दें, सो हम वो जो है तो इस तरह के मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं और हमें उसमें कोई एरर भी नहीं मिलेगा। देन डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, अगर हम उनकी लेट्स से नंबर ऑफ पैरामीटर्स हम सेम रहने देते हैं, लेकिन हम उनकी डेटा टाइप्स चेंज कर दें, फिर भी एक्सेप्टेबल है, फिर भी ये अचीव होगा। या अगर हम उनके जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स, उनको हम चेंज कर दें, भी हम प्रैक्टिकली इसको देखेंगे।
सो लेट्स सी इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अब अगर हम बात करें मेथड ओवरलोडिंग की या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की, तो यहाँ पर हम इस एग्जांपल को आप देखते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जांपल कि आपको ये ईज़िली समझ आ जाए। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने क्लास को डिफ़ाइन किया कैलकुलेटर के नाम से। यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल सा मेथड डिफ़ाइन किया ऐड, ठीक है, जो कि दो पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है ए और बी। So the purpose of basically this method is to calculate the sum of two numbers। ये आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा, basically the sum of two integer numbers, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो डेटा टाइप को यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है that is int और int, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सो इन दिस केस अगर हम इस मेथड को जब कॉल करेंगे, सो हमें दो इंटीजर नंबर्स इसको पास करने होंगे और ये ऐड का मेथड हमें उन दो नंबर्स को सम करके हमें रिज़ल्ट रिटर्न करेगा। इसके बाद मैंने अगेन, अगर आप यहाँ पर नोटिस करें, सो इसी को कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सो मैंने एक और मेथड को डिफ़ाइन किया ऐड, ठीक है, बट अगर आप देखें सो इसका नेम भी हमारे पास ऐड है और इसका नेम भी हमारे पास ऐड है। जिस तरह हमने प्रीवियस कहा कि हम नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स को डिफरेंट कर सकते हैं या हम उनकी डेटा टाइप्स चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स को यहाँ पर जो हमारे पास दो थे, सो मैंने यहाँ पर 3 कर दिए। सो इंट ए कामा इंट बी कामा इंट सी, अगेन हमारे पास वही ऐड का मेथड है, बट यहाँ पर जब हमने इसको डिफ़ाइन किया, सो नाउ इट एक्सेप्ट्स 3 डिफरेंट इंटीजर्स और ये आपको 3 इंटीजर नंबर्स का सम कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा। सो वी आर रिटर्निंग a प्लस बी प्लस सी। देन उसके बाद अगेन से मैंने इसी ऐड मेथड को फिर से डिफ़ाइन किया और अब मैंने जो है सो यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर मेरे पास दो पैरामीटर्स थे, जिस तरह अभी मैंने आपको प्रीवियस वो पॉइंट्स भी बताएं, सो उसमें क्या था कि हम अगर हम नंबर ऑफ़ पैरामीटर सेम रहने देते हैं बट हम अगर उनकी टाइप्स चेंज करें, डेटा टाइप्स चेंज करें, फिर भी हम इसको अचीव कर सकते हैं और हमें कोई एरर नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर अगेन हमने एक मेथड को डिफ़ाइन किया ऐड के नाम से, जो कि ऊपर भी हमारे पास दो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने जो यहाँ पर पैरामीटर्स डिफ़ाइन किए वो वही ए और बी है जो हमने यहाँ पर भी डिफ़ाइन किए थे, बट यहाँ पर इनकी डेटा टाइप्स हमारे पास इंटीजर थी और यहाँ पर मैंने डेटा टाइप को चेंज करके डबल कर दिया और यहाँ से भी हम ए प्लस बी का सम कैलकुलेट करके रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अब अगर हम अपने मेन फंक्शन की तरफ आ जाएं, सो हम इस क्लास का सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सो मैंने कैलकुलेटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कैलकुलेटर फॉर एग्जांपल मैंने उसको नेम दे दिया ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेटर, ठीक है। सो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है कैलकुलेटर क्लास का। सो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट हम इन तीनों मेथड में से किसी भी मेथड को कॉल कर सकते हैं, बिकॉज ये जो ऑब्जेक्ट है हमने इस कैलकुलेटर क्लास का क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अब मैं एक प्रिंट करने लगा हूँ एक कमांड, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मैं उसका रिजल्ट प्रिंट करने लगा हूँ कि system.out.println, लेकिन मैंने क्या चीज़ प्रिंट करनी है, मैंने कॉल किया obj। सो ये ऑब्जेक्ट नेम मैं यूज़ कर रहा हूँ .add। अब add हमारे पास अगर आप यहाँ पर नोटिस करें, सो अब ये डिसाइड होगा, कंपाइलर ये डिसाइड करेगा कि अब हमारे पास ऐड के 3 डिफरेंट मेथड्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो इस ऑब्जेक्ट के साथ ओबीजे के साथ हम इन तीनों में से कोई भी कॉल कर सकते हैं, बट क्योंकि तीनों के तो नेम्स सेम हैं, सो हम इसमें से कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारे पास कौन सा वाला मेथड कॉल होगा, तीनों कॉल होंगे या एक कॉल होगा या इसमें से कौन सा वाला कॉल होगा। तो जब हमने यहाँ पर लिखा obj.add और यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स पास किए 2। सो सबसे पहले आपने यहाँ पर फिर से आ जाना है। सो जो भी आपके पास मेथड्स हैं सेम नेम के साथ जो कि 3 पैरामीटर्स या एक्सेप्ट करते हैं या मोर देन 3 या लेट्स से लेस देन 2 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करते हैं, वो तमाम मेथड्स इग्नोर हो जाएंगे, ठीक है। वो स्ट्रेट अवे आपने इग्नोर कर देने हैं। अब बात रह जाती है कि हमारे पास ऐसे कौन से मेथड्स हैं कि जो 2 पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करते हैं। सो अगर हम यहाँ पर नोटिस करें, सो हमारे पास ये जो मेथड है फर्स्ट वन ऐड का, ये 2 पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है और लास्ट जो मेथड है ये भी 2 पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है। अब हम ये देखेंगे कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो किस टाइप की हैं। सो अगर हम 10 को देखें, दिस इज़ एन इंटीजर नंबर वाइल 20 इज़ आल्सो एन इंटीजर नंबर। सो अब यहाँ पर सबसे पहले ये मैच हो जाएंगे कि फर्स्ट वैल्यू भी आपके पास इंटीजर है, सेकंड भी इंटीजर है। सो कंपाइलर जो है इस मेथड को कॉल कर लेगा। अब इसके अंदर आपने जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिमिलरली इसके बाद अगर मैं फिर से कॉल करूँ obj.add और यहाँ पर इस बार मैंने 3 पैरामीटर्स जो हैं तो पास कर दिए, 3 डिफरेंट वैल्यूज़ पास कर दी।
इस केस में कंपाइलर इस मेथड को कॉल करेगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। इसके बाद अगर मैं इसको कॉल करना चाहूँ, मैंने क्या किया कि obj.8, अब यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ पॉइंट की फॉर्म में या डेसिमल फॉर्म में पास की। इस केस में आपके पास ये डबल का जो ऐड का मेथड है ये वाला कॉल हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी कि हम इस कोड को एग्जीक्यूट करके फिर मैं आपको इसके रिजल्ट्स भी प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। अच्छा, वही कोड है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी इन डिटेल एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर फिर मैं आपको दोबारा से इन डिटेल एक्सप्लेन नहीं करता। हमने वही कैलकुलेटर की क्लास बनाई हुई है, उसके अंदर मैंने एक ऐड का मेथड डिफाइन किया हुआ है जो कि 2 इंटीजर नंबर्स को एक्सेप्ट करता है और उनका हमें रिजल्ट रिटर्न करता है। सिमिलरली मैंने उसके बाद एक और ऐड का मेथड डिफाइन किया हुआ है जो कि 3 इंटीजर नंबर्स को एक्सेप्ट करता है अगेन। उसके बाद मैंने एक और मेथड डिफाइन किया हुआ है ऐड का जो कि 2 पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है बट उनकी टाइप्स डबल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने इस कैलकुलेटर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट किया सबसे पहले, ताकि हम इसके थ्रू ये तमाम मेथड्स कॉल कर सकें। उसके बाद मैंने सबसे पहले इसको कॉल किया, हम इसको ऐसे कॉल करते हैं। जस्ट अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके। फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे obj डॉट, अब obj जो आपके पास जिस भी क्लास का आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है उसके अंदर जो मेथड्स हैं तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। मैंने कॉल करना है फॉर एग्जांपल ऐड मेथड को। अब आपने यहाँ पर ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर भी सजेशन में शो हो रहा है कि ऐड के हमारे पास 3 मेथड्स हैं, डबल के भी हैं, इंटीजर के भी हैं और जो कि आपके पास अगेन एक और मेथड है जो कि 3 पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है, 3 आर्गूमेंट्स को। जो कि हमारे पास देखें यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कॉल करना चाह रहा हूँ वो वाला मेथड इनमें से जो कि ये वाला है जो कि दोनों इंटीजर नंबर को एक्सेप्ट करता है। मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल वैल्यूज़ पास कर दी इंटीजर्स की। अब इस केस में क्या होगा, आपके पास जो फर्स्ट मेथड है ये वाला कॉल हो जाएगा, ए की वैल्यू 10 हो जाएगी, बी की वैल्यू 20 हो जाएगी, जो कि यहाँ पर समअप हो जाएगी। 10 + 20 बिकम्स 30 और ये मेथड आपको 30 रिटर्न कर देगा। अब ये आपको यहाँ पर 30 रिटर्न कर देगा ऐसे, बट अब हमने उसको साथ में प्रिंट भी करना है। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर जो है तो system.out.println में इस फंक्शन को पास किया हुआ है ताकि हमें इसका रिज़ल्ट जो है तो स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो। यही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है और अब अगर मैं इसको रन करूँ तो हमें इसका रिज़ल्ट 30 प्रिंट होके आना चाहिए। और सिमिलरली उसके बाद मैंने एक और मेथड को कॉल किया हुआ है ऐड का ही, लेकिन वो 3 पैरामीटर्स वाला जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। इन तीनों नंबर्स को सम अप करके आपको रिजल्ट रिटर्न करेगा और ये आपको डेसिमल वैल्यूज़ को सम अप करके रिजल्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। हमारे पास 3 आउटपुट्स प्रिंट होके आने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट जो हमने वैल्यूज़ पास की थी 10 20, उसका रिजल्ट हमें हमारे पास प्रिंट होके आया 30। नेक्स्ट जो है हमारे पास 10 20 30, उनका रिजल्ट हमें कैलकुलेट होके 60 मिला। एंड देन जो हमारे पास नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं 5.5 + 2.5 बिकम्स 8.0, ठीक है। ये हमारे पास तीनों रिजल्ट प्रिंट होके आ गए हैं। दिस इज़ बेसिकली कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है उससे पहले अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि इट बेसिकली डिटरमाइंड एट कंपाइल टाइम। जब आपका कोड कंपाइल हो रहा होता है उस टाइम पे ये डिटरमाइन करता है कि उसने कौन से मेथड को कॉल करना है। एंड इट बेसिकली इम्प्रूव्स द रीडेबिलिटी ऑफ कोड, इट इंक्रीजेज द मेथड्स फ्लेक्सिबिलिटी, यानी आप एक ही मेथड नेम को बार बार यूज़ कर सकते हैं। एंड इट डज़ नॉट रिक्वायर इनहेरिटेंस। और आपने देखा होगा यहाँ पर मैंने कोई इनहेरिटेंस अप्लाई नहीं की, आप इसको इनहेरिटेंस के बगैर कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी क्लास के अंदर आप 2 3 सेम नेम के साथ मल्टीपल मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं विद डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। अब अगर हम बात करें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की, इसको कहा जाता है या इसको हम अचीव करते हैं यूजिंग मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। इसको डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है, आप कह सकते हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अकर्स व्हेन द मेथड कॉल इज रिजॉल्व्ड एट रन टाइम्स। अगेन नाम से ही पता चल रहा है कि रन टाइम पे जब आप इनको रिजॉल्व करते हैं सो दैट इज कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और इस रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम अचीव करते हैं यूजिंग मेथड ओवरराइडिंग। अब अगर हम बात करें व्हाट डू मीन बाय मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग अकर्स व्हेन
a subclass provides a specific implementation for a method already defined in its superclass. लेट्स से अब यहाँ पर क्योंकि इनहेरिटेंस रिक्वायर्ड है, सो लेट्स से हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक सुपर क्लास है विच इज़ आल्सो कॉल्ड पेरेंट क्लास, और एक हमारे पास चाइल्ड क्लास है या सब क्लास है। सो उसके थ्रू हम इसको अचीव करते होते हैं। सो वी विल सी इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अगर आप यहाँ पर देखें, सो हमने एक क्लास को डिफाइन किया हुआ है एनिमल, और उसमें मैंने एक मेथड को डिफाइन किया साउंड। सो ये हमारे पास एक जनरल मेथड है। फॉर एग्जांपल इसके थ्रू जैसे हम एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं एनिमल मेक साउंड। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक और क्लास डिफाइन की डॉग के नाम से, और उसको मैंने एक्सटेंड किया एनिमल से। सो नाउ दिस मीन्स दैट कि ये डॉग हमारे पास अब सब क्लास है और एनिमल हमारे पास सुपर क्लास है। अब इस क्लास के अंदर अब फॉर एग्जांपल ये जो साउंड का मेथड है ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी इनहेरिटेंस में बता चुका हूँ। अगर आपको ये नहीं क्लियर, सो आपने इनहेरिटेंस की जो वीडियोस हैं वो आपने देख लेनी है। अब अगर हम यहाँ पर नोटिस करें, सो हम ये करना चाह रहे हैं क्योंकि ये मेथड साउंड का यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, लेकिन अगर हम इसको कॉल करेंगे सो ये हमें उससे ये वाला मैसेज प्रिंट होकर मिलेगा। अब जो ये क्योंकि ये जेनेरिक मेथड है, यहाँ पर जैसे हमने एक मैसेज प्रिंट किया कि एनिमल मेक साउंड, सो यहाँ पर मैं एक मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ कि जब हम साउंड मेथड को कॉल करें, या जो हमारे पास लेट से डॉग है उसका साउंड डिफरेंट होता है, सिमिलरली अगर हमारे पास कोई और एनिमल है उसका साउंड डिफरेंट होगा। सो हमने उसको डिफ्रेंशिएट करना है। सो अगेन मैंने यहाँ पर साउंड का मेथड फिर से डिफ़ाइन किया, इसको एक्चुअली मैंने ओवरराइड किया। ये ऑलरेडी यहाँ पर हमने डिफ़ाइन किया हुआ है साउंड को, क्योंकि हमने इसको इनहेरिट किया डॉग क्लास के अंदर, सो ये मेथड बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ जाता है। अब हम इसका जो एक्चुअल कोड है जो यहाँ पर था ये यहाँ पर आएगा, लेकिन हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं, सो इसीलिए आपने यहाँ पर यूज़ करना है @override। सो इसको अब हम दोबारा से ओवरराइड करेंगे। फिर हमने आपने अगेन वही सिंटेक्स यूज़ करना है, डेटा टाइप मस्ट बी सेम, नेम मस्ट बी सेम, ठीक है, पैरामीटर्स मस्ट बी सेम, और उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा वॉइड साउंड एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन डॉग साउंड। फॉर एग्जाम्पल जब हम इस डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ इस मेथड को फॉर एग्जांपल मैं कॉल करूँ, सो मुझे ये वाला मैसेज प्रिंट होना चाहिए, ऑल दो के इस मेथड नेम हमारे पास साउंड ही है। इसी तरह मैंने एक और मेथड को एक और क्लास को डिफ़ाइन किया सब क्लास केट, जो कि हमने इसको एक्सटेंड किया एनिमल से। सो अब इसको हमने डायरेक्टली यहाँ से एक्सटेंड किया। सो अब ये जो साउंड का मेथड है ये स्केट क्लास के अंदर भी आ जाएगा। अब हम ये करना चाह रहे हैं क्योंकि केट का साउंड डिफरेंट होता है लेट्स से फ्रॉम द अदर एनिमल्स, सो इसका अब हम कोड स्पेसिफाई कर रहे हैं यहाँ पर कि जो फॉर एग्जांपल इसका साउंड है सो हम वो प्रिंट करने लगे हैं। सो मैंने यहाँ पर प्रिंट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन केट साउंड फॉर एग्जांपल, और इसको मैंने ओवरराइड कर दिया साउंड के मेथड को। सो ये वाला जो मेथड है यहाँ पर ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इस चीज़ को यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे सो आपको यहाँ पर क्लियर होगा मैंने क्या किया। जो हमारे पास एनिमल क्लास है इसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एनिमल ओबीजे। अब आपने ये वाला स्टेप केयरफुली यहाँ पर ऑब्जर्व करना है। अब मैंने क्या किया, ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू डॉग। अगर आप यहाँ पर देखें सो हम इसको एनिमल से लिंक कर रहे हैं क्योंकि हमने एनिमल क्लास का यहाँ पर डिफाइन किया एनिमल देन ओबीजे, एंड देन मैंने क्या किया ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू डॉग मैंने कर दिया। अभी तक हम कैसे करते थे कि एनिमल ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू एनिमल हम करते थे। सो वो जो ऑब्जेक्ट बनता था वो उस एनिमल क्लास का फॉर एग्जांपल उसके साथ लिंक्ड होता था या उसको रेफ़र करता था। अब मैंने क्या किया, उसको मैंने न्यू डॉग कर दिया। सो अब ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा इसके थ्रू जब हम ओबीजे डॉट साउंड मेथड को कॉल करेंगे सो हमारे पास ये वाला मेथड कॉल होगा। ठीक है, सिमिलरली अब अगेन मैं करूँ ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू केट। सो अब अगर मैं करूँ ओबीजे डॉट साउंड सो हमारे पास ये वाला मेथड कॉल होगा। ठीक है, सो इस कोड को हम रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट्स आ रहे हैं। ओके जी, सो इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें सो हमें आउटपुट्स प्रिंट होके आ रहे हैं कि डॉग साउंड एंड कैट साउंड। और अगर आप यहाँ पर इसको देखें सो अगेन जब हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इसी को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और मैंने स्टार्ट में बताया था कि एक ही ऑब्जेक्ट है
लेकिन वो उसके मल्टीपल शेप्स या फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। कि हमने यहाँ पर उसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, जब हमने डो क्लास के साथ उसको एक्सटेंड किया तो उसने हमें डो क्लास के अंदर जो साउंड का मेथड है वो कॉल करके दिया, और उसके बाद जब हमने फिर से उसी ओबीजे को क्रिएट किया, आप इसको चेंज भी, ऑब्जेक्ट नेम आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू न्यू केट हमने किया। सो नाउ दिस मीन्स दैट कि अब ये जब आप कॉल करेंगे ओबीजे डॉट साउंड, सो ये आपको केट क्लास के अंदर जो साउंड का मेथड है जो कि आपने ओवरराइड किया हुआ है यहाँ पर, उसको कॉल करके देगा, ठीक है। सिमिलरली आप जो एनिमल क्लास है हमारे पास, अगर आपने ये वाला मेथड कॉल करना हो, सो आपने इस क्लास का कंप्लीट ऑब्जेक्ट बना लेना है और देन आप लिखेंगे ओबीजे डॉट साउंड, सो आपके पास ये वाला मेथड तब कॉल होगा, ठीक है। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सो इट रिक्वायर्स इनहेरिटेंस, और अभी आपने कोड में भी देखा होगा कि हमने यहाँ पर इनहेरिटेंस को यूज़ किया है, तभी हमने इसको अचीव किया। एंड इट इज़ अचीव्ड यूजिंग मेथड ओवरराइडिंग। मैंने आपको वो भी बताया कि हम इसको मेथड्स को ओवरराइड करते हैं जब हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें। एंड इट बेसिकली डिटरमाइंड और डिसाइड्स एट रन टाइम, एंड इट सपोर्ट्स द डायनेमिक बाइंडिंग एज वेल, ठीक है। अब अगर हम इसको समराइज़ करें, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के बीच अगर हम डिफरेंस की बात करें, जस्ट हमारे पास इसमें जो डिफरेंस आ जाता है, मेथड ओवरलोडिंग में हमने देखा कि हमारे पास सेम मेथड होता है बट नेम सेम होता है बट डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं। इसको बेसिकली कहा जाता है कंपाइल टाइम, और इसके लिए इनहेरिटेंस की ज़रूरत नहीं होती। पैरामीटर्स हम इसको डिफरेंट रखेंगे और रिटर्न टाइप जो है तो वो चेंज हो सकती है वो भी, ठीक है। उसकी एग्जीक्यूशन की बात करें, दिस स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया कि दिस इज़ कॉल्ड स्टैटिक बाइंडिंग। और जो आपके पास मेथड ओवरराइडिंग है, इट इज़ बेसिकली रीडिफाइनिंग मेथड इन सब क्लास। अभी आपने देखा होगा कि उसी मेथड को मैंने रीडिफाइन किया साउंड के मेथड को सब क्लास या चाइल्ड क्लास के अंदर, और इसको रन टाइम कहा जाता है, ठीक है। और इसके लिए इनहेरिटेंस रिक्वायर्ड है, उसके थ्रू ही हम इसको अचीव करते हैं। एंड द पैरामीटर्स मस्ट बी सेम, और जो इसके रिटर्न टाइप है मस्ट बी सेम, या आप उसको मतलब चेंज कर सकते हैं। और इसी को ही डायनेमिक बाइंडिंग भी कहा जाता है, ठीक है। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें ओवरऑल पॉलीमॉर्फिज्म की, तो इसके थ्रू हम कोड को रीयूजेबल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने साउंड के मेथड को बार बार रीयूज़ भी किया, ठीक है। एंड इट एनहांसेस द प्रोग्राम फ्लेक्सिबिलिटी, इट इम्प्रूव्स द मेंटेनेबिलिटी एज वेल, एंड इट इनेबल्स द एक्सटेंसिबिलिटी। लाइक आपने देखा होगा कि प्रीवियस कोड को भी आप नेक्स्ट सब क्लास के अंदर आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उस किसी भी मेथड को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड इट सपोर्ट्स द एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। अब अगर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करें, जितना अब हम लेट से ये इंक्लूड करते जाते हैं, मे बी कि हम हमारे जो कोड की जो कम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज़ हो जाए। इट रिक्वायर्स केयरफुल डिज़ाइन। जब भी आपके पास मल्टीपल क्लासेस हो, ये प्रोसेस परफॉर्म करना हो, आपने उसको केयरफुली डिज़ाइन करना है ताकि आप उसमें से कन्फ्यूज़ ना हो। इट डिबगिंग में बी मोर डिफ़िकल्ट इन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म समटाइम्स। ये आपके पास लेट से प्रॉब्लम अगर हो सकता है, बट ये इतना मुश्किल काम नहीं है, आप इसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको पॉलीमॉर्फिज्म की समझ आ गई होंगी।